अच्छी और सच्ची खबरों में हम सबसे पहले बात उत्तर भारत के मौसम की कर लेते हैं। लंबे समय बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होते ही दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में मौसम बदल चुका है। अब आसमान में तपते सूरज और लू के गर्म थपेड़ों की जगह काले घने बादल और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते लोगों ने फिलहाल राहत की सांस ली है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 23 जून से एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी और कुछ दिनों के लिए लू की स्थिति फिर से बन सकती है। बीते एक महीने से भीषण गर्मी का सामना कर रहे उत्तर भारत के राज्यों में मौसम बदल चुका है। कहीं जोरदार बारिश, कहीं आसमान में काले घने बादल और कहीं ठंडी ठंडी तेज हवा चल रही है, जिसके चलते झुलसा देने वाले तापमान के तेवर थोड़े नरम पड़े हैं। चंडीगढ़ से लेकर हरियाणा तक, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक मौसम का मिजाज खुशनुमा बना हुआ है। आज सुबह जब दिल्ली एनसीआर के लोग सोकर उठे तो मौसम ने उनका वेलकम झुलसा देने वाली गर्मी की बजाय ठंडी ठंडी हवाओं से किया। रात से ही मौसम में तब्दीली हुई और अब सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो कि जाहिर तौर पर दिल्ली एनसीआर में गर्मी से थोड़ी राहत जरूर दिलाएंगी। पिछले हम महीने की पूरी अगर बात कर लें तो मौसम का तापमान इस वक्त तक जो 40 डिग्री के पार चला जाता था, वो इस वक्त फिलहाल 35 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मतलब मौसम में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने भी ये साफ किया है कि आज तेज हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में उनकी रफ्तार लगभग 35 से 40 किलोमीटर की रहेगी और हल्की बारिश भी हो सकती है। हालांकि आज जो हवाएं हैं वो लू जैसी महसूस नहीं हो रही हैं। सुबह सुबह की ये हवाएं अच्छी लग रही हैं, ठंडी महसूस हो रही हैं। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार और शुक्रवार दोनों ही दिन मौसम अच्छा रहने वाला है। हवाएं चलती रहेंगी, आसमान में थोड़े बहुत बादल भी छाए रहेंगे। वहीं दिल्ली एनसीआर के साथ पंजाब, हरियाणा में बारिश भी हो सकती है। हालांकि इसके बाद एक बार फिर से वेदर ड्राई होगा, मौसम सूख जाएगा। लेकिन इसी के साथ 27-28 जून से प्री मानसून एक्टिविटीज की शुरुआत हो जाएगी। चंद घंटों पहले ही मौसम वैज्ञानिकों ने मौसम के मिजाज में इस बदलाव को लेकर पूर्वानुमान लगाया था, जो आज सच साबित हुआ। दरअसल इस वक्त एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है, जिसके असर से उत्तर भारत के मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि 1-2 दिन बाद फिर से तापमान में इजाफा देखने को मिल सकता है और लोगों को फिर से हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्योंकि ये पश्चिम विक्षोभ के रिलेटेड था, वो आज के बाद से कल से हटने का उम्मीद है, जिसके चलते दोबारा टेम्परेचर परसों से बढ़ने का उम्मीद है। 2 से 3 डिग्री बढ़ने से उम्मीद नहीं है कि अभी हीट वेव का स्थिति दोबारा पैदा होगा, मगर उत्तर प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश स्पेशली आपका 5 दिन तक हीट वेव का स्थिति जारी रहेगी। 1-2 इलाके में जस्ट सिंपल हीट वेव का स्थिति ईस्ट उत्तर प्रदेश में आज के बाद से खत्म हो जाएगी। पंजाब हरियाणा में कोई हीट वेव का भी वार्निंग नहीं दे रहे हम। आगे हम देखते रहेंगे, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ निकल तो रहे मगर साथ ही साथ ईस्टर्लीज भी स्ट्रेंथन हो रही है। तो आगे जैसे मौसम का स्थिति रहेगा, हम उसी हिसाब से हीट वेव का अलर्ट भी जारी करेंगे। इस बीच मानसून को लेकर भी गुड न्यूज सामने आई है। मौसम विभाग ने अपने ताजा अनुमान में बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 से 4 दिनों के अंदर पूर्वी मध्य भारत और पूर्वी भारत में और तेजी से आगे बढ़ेगा और लोगों को गर्मी से राहत दिलाएगा। मानसून काफी एडवांस कर चुकी है और हमारी उम्मीद है अगले 3 से 4 दिन में मानसून और एडवांस करेगी ईस्ट सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया में, यानी कि छत्तीसगढ़, ईस्ट मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, ईस्ट उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, झारखंड, बिहार, बंगाल, इन सभी राज्यों में मानसून एडवांस का स्थिति पैदा होगी। इसके चलते हमारे इन सभी राज्यों में ह्यूमिडिटी बढ़ गया है और हीट वेव का स्थिति निकल चुकी है। उधर देश के पश्चिमी हिस्से में मानसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे, पालघर, नवी मुंबई और मुंबई में तो अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है। मायानगरी मुंबई में मौसम सुहाना होते ही घूमने फिरने वालों की भीड़ समंदर किनारे उमड़ आई। कोई दोस्त और रिश्तेदारों संग घूमने पहुंचा तो कोई परिवार संग मौज मस्ती के लिए पहुंचा।
इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के मरीन ड्राइव में, जो एक मुंबई शहर की पहचान भी है और दूर दराज से लोग यहां पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। हाँ, जब मुंबई की बारिश का वेट तो आदमी 1 साल करते हैं। जब बारिश आती है तो लगता है कि नहीं, बस समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ, बारिश के मजे लेते रहो, ये लहरें देखते रहो। गर्मी से इतनी गर्मी यहाँ पे पड़ती है ना, ये सबसे अच्छा मौसम होता है यहाँ पे घूमने फिरने का। यहाँ पे बच्चे एंजॉय करते हैं, छुट्टी इसी समय होती है। मतलब यहाँ आने के बाद तो जाने का मन ही नहीं करता है। और यहाँ का वेदर इतना अच्छा है मुंबई का, अभी बारिश अच्छा, मानसून आ गया है, अभी प्री मानसून है, बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। मुंबई में बारिश का पानी भरता है, लेकिन हम लोग मुंबई कर स्पेशली बारिश का, भले पानी भरे कुछ भी हो, लेकिन बारिश में तो मजा लेते हैं हम लोग। इस साल मानसून केरल में अपने तय वक्त से पहले पहुंचा। फिर ये पूर्वोत्तर के राज्यों और पश्चिम के राज्यों में भी वक्त पर पहुंचा, जिसके बाद मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी, लेकिन अब ये फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। इसे देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि 30 जून तक मानसून दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में एंट्री कर लेगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया, नीतू झा और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज और कल 2 दिन जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे और अब से कुछ ही देर पहले वो शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित एम्पावरिंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे घाटी के युवाओं से बात की। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस मौके पर करीब 1500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और गौर करने वाली बात यह है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का यह पहला कश्मीर दौरा है। प्रधानमंत्री के इस दौरे को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल खबर यह है कि चुनाव आयोग सितंबर में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री का कश्मीर जाना और इंटरनेशनल योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि साल 2014 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए थे, मगर जून 2018 में बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार गिर गई थी और इसके बाद अगस्त 2019 में राज्य से 370 हटाया गया और राज्य को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा भी बहाल किया जा सकता है और इस बात के संकेत प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी दिए हैं। और लोकतंत्र की मजबूती में जम्मू कश्मीर की आवाम की, आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अटल जी ने जो इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का विजन दिया था, उसे आज हम हकीकत में बदलते देख रहे हैं। इस चुनाव में आपने जमहूरियत को जिताया है। आपने पिछले 35-40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे कश्मीर के भाई बहनों को रूबरू जाके धन्यवाद करूं, उन्होंने इस चुनाव में जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, जमहूरियत का झंडा ऊंचा किया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया। जम्मू कश्मीर में आज सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और जिन्होंने अब तक संविधान लागू नहीं किया वे दोषी हैं, गुनहगार हैं, कश्मीर के नौजवानों के, कश्मीर की बेटियों के, कश्मीर के लोगों के गुनहगार हैं। और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है। आज जब यहां सिनेमा हॉल में, बाजारों में रौनक दिखती है तो सबके चेहरे खिल उठते हैं। मुझे कुछ दिन पहले की तस्वीर याद है।
जब डल झील के किनारे स्पोर्ट्स कारों का जबरदस्त शो हुआ, वो शो पूरी दुनिया ने देखा। हमारा कश्मीर कितना आगे बढ़ गया है। अब यहां टूरिज्म के नए रिकॉर्ड्स की चर्चा होती है। और कल जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है ना, वो भी टूरिस्टों के आकर्षण का कारण बनने वाला है। जम्मू कश्मीर के लोग लोकल लेवल पर अपने नुमाइंदे चुने, उनके जरिए आप समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजें। इससे बेहतर और क्या होगा। इसलिए अब असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। और कल दौरे का दूसरा दिन है, यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10वें इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर डल झील के किनारे करीब 7000 लोगों के साथ योग करेंगे। बताया जा रहा है कि डल झील के किनारे होने वाला ये योग कार्यक्रम सुबह 6:30 बजे शुरू होगा और करीब 40 मिनट तक चलेगा। हम आपको ये भी बता दें कि 10 साल पहले साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था और तभी से इसे अलग अलग थीम पर पूरी दुनिया में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और इस साल के लिए योग दिवस की थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। इस मौके पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर कैसी है तैयारी, ये तफसील से बता रहे हैं हमारे सहयोगी मीर फरीद। मैं इस वक्त SKICC के बाहर हूं। ये कन्वेंशन सेंटर जो है, यहीं पे जो है योगा डे सेलिब्रेट किया जाएगा। सबसे बड़ा फंक्शन होगा जिसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे और ऑलरेडी जैसे आप देख सकते हैं कि प्रिपरेशंस चल रही हैं। पुलिस, उसके साथ साथ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको कहेंगे आप, फुल स्विंग में है ताकि जो प्रिपरेशंस हैं, जो भी इंतजाम है, उनको जो है फाइनल शेप दी जा सके। उसके अलावा कश्मीर है तो सिक्योरिटी जो है प्राथमिकता रहती है और यहां की तरफ हम आए तो जगह जगह जो है पुलिस, CRPF की टुकड़ियां डिप्लॉयड है और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी विंग है जम्मू कश्मीर पुलिस का, वो इस पूरे वेन्यू की सिक्योरिटी का जो है ख्याल रख रहा है। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की टुकड़ियां भी डिप्लॉयड है, आप देख सकते हैं। तो पूरी कोशिश है कि जो योगा डे का जो फंक्शन है अच्छे से हो जाए, वो दिन अच्छे से जो है गुजर जाए और सिक्योरिटी जो है फुल प्रूफ रहे। प्रधानमंत्री की बात करें तो पर्सनली जो है योगा पे उन्होंने काफी ज्यादा उसको प्राथमिकता दी है। बीजेपी और एनडीए की गवर्नमेंट जब आई थी उसके बाद ही जो है योगा इतने बड़े पैमाने पे जो है योगा डे का जो है फंक्शन वो सेलिब्रेट होने लगा। स्टूडेंट, स्पोर्ट्समैन, यूथ बेसिकली जो है योगा डे सेलिब्रेट करेंगे। उसके साथ साथ योगा करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। और लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डल लेक के किनारे वेन्यू है और डल लेक के पास सुबह जब योगा होगा तो इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती है योगा करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा तैयारियां चल रही हैं, जहां बाकी सब तैयारियां चल रही हैं वहीं सिक्योरिटी को लेके भी जो है फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स कर रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि इस बार प्रधानमंत्री हमारे साथ योगा डे मना रहे हैं हमारे शहर में, तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ योगा डे मना रहे हैं, इंटरनेशनल योगा डे हो रहा है, हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं अपने श्रीनगर में। तो पिछले साल से 1-2 सालों से यहाँ पे जो कंसेप्ट दिया जा रहा है, इसकी वजह से बहुत सारा मतलब हेल्थ बेनिफिशियरीज हमें मिल रही है। तो मतलब मुझे लगता है ये एक नया इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया है। इसकी वजह से एक तो थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है, मेडिटेशन भी मिल जाती है इससे, और जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो वो सारे दूर हो जाते हैं। तो कल है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश योग के रंग में रंगा नजर आएगा। योग का मतलब होता है जोड़ना। योग भारत की एक प्राचीन परंपरा है और ये केवल तन की साधना नहीं है बल्कि मन की भी साधना है।
योग की अविरल धारा भारत में तो बरसों से बह रही है, लेकिन अब पूरी दुनिया योग का लोहा मानती है और योग की ये ताकत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नजर भी आती है। सर्वे संतु निरामया के मंत्र पर चलने वाले भारत ने आज सारी दुनिया को अपने योग के रंग में रंग दिया है। हिंदुस्तान की योग साधना की शक्ति को पूरा विश्व मान रहा है। योग का विज्ञान लगभग 5000 साल पहले भारत में शुरू हुआ और अब ये दुनिया भर में अलग अलग देशों और संस्कृतियों में फैल चुका है। और यही वजह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हिंदुस्तान और उसकी सरहदों के पार भी दुनिया भर में योग के रंग बिखरे नजर आते हैं। विदेश में रहने वाले लोगों को भी पता है कि शरीर और दिमाग को सेहतमंद बनाए रखने के लिए योग कितना बड़ा योगदान है। ऋषि मुनियों के दौर में सिर्फ भारत तक सीमित रहने वाला योग अब दूर दूर तक फैल चुका है। यानी कि जो योग कभी सिर्फ भारतीय संस्कृति का प्रतीक हुआ करता था, आज देश और दुनिया में बड़ी पहचान बना चुका है। और इसका श्रेय हमारे योग गुरुओं के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जाता है, जिनके प्रयासों की वजह से भारत की सीमाओं से बाहर निकलकर विदेशी धरती पर योग को इंटरनेशनल पहचान मिली है और जिसकी शुरुआत साल 2014 से होती है, जब प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी पहली अमेरिका यात्रा पर जा रहे नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की इच्छा जाहिर की। अमेरिका यात्रा की तैयारियों से जुड़े विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस इच्छा ने चौंका दिया, क्योंकि तब तक विदेश नीति में योग की कोई जगह ही नहीं थी। हालांकि प्रधानमंत्री के जोर देने के बाद तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और तब यूएन में भारत के राजदूत अशोक मुखर्जी ने मिलकर योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए योजना बनानी शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर सभी के अथक प्रयासों की वजह से महज 2 से 3 महीने के अंदर 170 देश भारत के पक्ष में आ गए, जिसके बाद 27 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के जरिए उन्होंने दुनिया भर से योग दिवस मनाने का आह्वान किया, जिसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की मंजूरी दे दी। इसी मंजूरी की वजह से 21 जून 2015 को पहली बार पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। तब करीब 35,000 से ज्यादा लोगों ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर योगासन किया था, जिसमें 21 योगासनों का अभ्यास किया गया था। इस दौरान 84 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे और दोनों ही घटनाएं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी हुई थी। इसके बाद से पिछले 9 साल से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। 21 जून को योग दिवस मनाने की खास वजह है। दरअसल 21 जून का दिन पूरे साल का सबसे लंबा और बड़ा दिन माना जाता है और इस दिन सूर्य की रोशनी धरती पर सबसे ज्यादा देर तक रहती है और इसी वजह से 21 जून का दिन साल का सबसे लंबा दिन कहलाता है। ऐसे में इस दिन योग करने से व्यक्ति की सेहत सबसे ज्यादा इस पर असर होता है और यही वजह रही है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर चुना गया था। इस दिन भारत के अलावा दूसरे देशों में भी योग से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए न सिर्फ पूरी दुनिया को एक बार फिर से योग की अहमियत को समझाया जाएगा, बल्कि लोगों को योग करने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। और बात अगले महीने पेश होने जा रहे बजट की। देश की वित्त मंत्री होने के नाते निर्मला सीतारमण का ये लगातार 7वां बजट होगा। 2019 में पहली बार बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण अब तक 5 बार पूर्ण बजट और 1 बार अंतरिम बजट पेश कर चुकी हैं। जुलाई महीने में अगला बजट पेश होने के साथ ही वो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगी, जिन्होंने साल 1959 से 1984 के बीच वित्त मंत्री के 1964 के बीच वित्त मंत्री के तौर पर लगातार 6 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया था। मोरारजी देसाई ने 5 पूर्ण बजट और 1 अंतरिम बजट पेश किया था और इस बार उनका यह रिकॉर्ड टूट जाएगा। हालांकि मोरारजी देसाई का कुल 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब भी कायम है और इस बार के पूर्ण बजट पर मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्गीय लोगों की भी नजर है।
जिनमें ज्यादातर नौकरी पेशा लोग हैं जो कि पूरी ईमानदारी से हर साल इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स में राहत कम ही मिलती है। हालांकि इस बार उनको भी उम्मीद यही है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। ऐसे में सरकार के पूर्ण बजट से मिडिल क्लास के टैक्स पेयर्स को ही सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। मोदी सरकार का भी पूरा फोकस इस बार मिडिल क्लास पर ही रहने वाला है। ऐसे में इनकम टैक्स में राहत का ऐलान संभव हो सकता है। उम्मीद यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई में आने वाले बजट में टैक्स के नियमों में बदलाव कर सकती हैं। अभी तक 3 लाख रुपए कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। हालांकि अब सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक करने पर विचार कर रही है। अगर हम बात करें बजट की, यानी कि 2024-2025 के बजट की, तो ये प्रो पीपल बजट होगा। यानी कि सरकार अपना मन बना चुकी है कि हमारे और आपके हाथ में पैसा ज्यादा होना चाहिए। टैक्स को लेके भी काफी बात चल रही है। सरकार का मानना है कि टैक्स के अंदर रिबेट दिया जा सकता है और टैक्स स्लैब को भी बदला जा सकता है। जो लोग सालाना 15 से 17 लाख रुपए कमाते हैं, उन लोगों के लिए सरकार के पास कुछ ना कुछ है। न सिर्फ इतना, सरकार ने यह भी तय किया है कि हमने देखा कि बजट के बाद ये देखा जाता है कि महंगा क्या हुआ, सस्ता क्या हुआ। इस बजट के बाद जब निर्मला सीतारमण बजट की स्पीच पढ़ लेंगी तो आपको एहसास होगा कि जो चीजें सस्ती हुई हैं उनकी लिस्ट काफी लंबी हो गई है। अगर हम जब टैक्स भरने जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक ओल्ड रिजीम है, एक न्यू रिजीम है। न्यू रिजीम के अंदर हम देखेंगे चेंजेस किए जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का मानना है कि नए टैक्स रिजीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना चाहिए और यही कारण है कि हम देखेंगे कि उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाएगा। सरकार का यह भी मानना है कि इस समय हिंदुस्तान की इकोनॉमी विश्व की 5वें नंबर की इकोनॉमी है। अगर उसको आपको बढ़ा के 3रे नंबर पे लाना है, यानी कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी वर्ल्ड टॉप 3 इकोनॉमीज में आए, तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि जो मिडिल क्लास है, जो प्रो पीपल है, उसका ध्यान रखा जाए। और बजट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि टैक्स स्लैब में भी राहत दी जाएगी, जो रेट्स हैं उनको भी चेंज किया जाएगा और चीजों पे जो टैक्स लगा है उसको भी कुछ ना कुछ कम किया जाएगा ताकि चीजें सस्ती हो सके। यानी न्यू टैक्स रिजीम के तहत नौकरी पेशा टैक्स पेयर्स को कुछ राहत मिलने की संभावना है। दरअसल सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नया टैक्स सिस्टम अपनाएं, जिसकी शुरुआत साल 2022 में हुई थी, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 5वें बजट के दौरान ये लॉन्च किया था। और इस नई कर व्यवस्था से पहले ओल्ड टैक्स रिजीम की करदाताओं के लिए एकमात्र विकल्प था। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स की दरें पुरानी टैक्स व्यवस्था की तुलना में कम है। न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स के कुल 6 स्लैब्स हैं। टैक्स रिजीम में सालाना 0 से 3 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसके बाद 3 से 6 लाख तक की आमदनी पर 5% टैक्स देना होता है। 6 से 9 लाख तक 10% कर भरना होता है और 9 से 12 लाख पर 15% का टैक्स अनिवार्य है। 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख के ऊपर इनकम टैक्स 30% लगता है। और इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों को हेल्थ एंड एजुकेशन से इसके तौर पर 4% लगता है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स के कुल 5 स्लैब्स हैं। इसमें 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कैटेगरी में आती है। इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स पर 5% टैक्स है। वहीं 5 लाख से 10 लाख की आय पर सीधे 20% टैक्स चुकाना होता है। 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की आय पर 30% टैक्स लगता है और 20 लाख से ऊपर की इनकम वालों को भी 30% कर चुकाना होता है। न्यू टैक्स रिजीम में कई तरह के डिडक्शंस और छूट का फायदा नहीं मिल पाता, जबकि पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स पेयर्स को कई तरह के निवेश, इंश्योरेंस, हाउस अलाउंस और लीव ट्रैवल अलाउंस के बहाने भी टैक्स में छूट मिलती है। सरकार न्यू टैक्स रिजीम के दायरे में ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर्स आए, उसके लिए लगातार उसमें बदलाव कर रही है। अब अगर सालाना 15 से 17 लाख कमाने वालों के लिए न्यू टैक्स रिजीम के तहत कम टैक्स का प्रावधान किया जाता है, तो फिर इससे बड़े पैमाने पर लोगों को राहत मिलेगी। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।